प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने क्लास 12th के साइंस के तैयारी में लगे हुए होंगे और लगभग तैयारी कर भी लिए होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 12th बायोलॉजी का एक सजेस्टेड क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट का होगा, सेशन के तौर पे होगा। आप लोग ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अगर नहीं पढ़े हो तो उस क्वेश्चन इसे निश्चित रूप से पढ़ लो, है ना? क्योंकि इसी से आपको शॉर्ट लॉन्ग आपको आएगा, निश्चित रूप से आएगा। इसीलिए इसे इग्नोर नहीं करना है, निश्चित रूप से इसे देख लेना है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंतर्गत शॉर्ट और लॉन्ग आपको मैं बताने वाला हूँ। कृपया ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देख लेना। हाँ, ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं या ना पढ़े हैं, तैयारी किए हैं कि नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस के अंतर्गत ही आपको वो सारे क्वेश्चंस आएंगे जितना आपको बनाना है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो हमारा शॉर्ट है, चलिए फटाफट फटाफट आपको देखते जाना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो हम बात करते हैं बच्चों पहले अध्याय की। पहले अध्याय की बात करते हैं और पहले अध्याय की बात हम करेंगे। तो पहले अध्याय की बात में हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले बात आता है जीवों के लिए जनन। तो सबसे पहले जो चैप्टर हमारा है जनन, रिप्रोडक्शन, है ना? और उस यूनिट है वो, और पहला यूनिट के अंतर्गत जो 4 अध्याय है, जीवों में जनन, पुष्प पात्रों में लैंगिक जनन, उसके बाद मानव जनन और जनन स्वास्थ्य, ये 4 अध्याय है। तो हम अध्याय बाय अध्याय करके आपको देता हूँ कि कौन कौन किस अध्याय से कौन बनते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो पहला अध्याय है उसमें अक्सर जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ जीवों के लिए जनन क्यों जरूरी है। अगर जनन जरूरी नहीं होगा बच्चा, अगर जनन नहीं करेगा तो समझ लो कि बस इस संसार में जो जीवों की सृष्टि है, जीवों की जो अस्तित्व बना हुआ है ना, वो बेकार मतलब खत्म हो जाएगा। किसी भी जीव जाति की जो अस्तित्व बना हुआ है वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही बना हुआ है। हम लोग अभी कोई भी जीव, हम लोग क्या, कोई भी धरती पर के जो ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन के बदौलत ही उसका अस्तित्व जिंदा है। ठीक है, यह तरीका अलग अलग करने के। ठीक है, इसलिए अपवाद में कुछ है जो जनन नहीं भी करता, वह भी जीव है। तो चलो यहाँ देना है हमको, जनन जरूरी क्यों, उस बात लिखना है। चलो दूसरी बात है कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान क्लोन क्यों कहते हैं। क्या आप लोग जानते हो? निश्चित रूप से जानते होंगे सब कि ये हूबहू लगता है अपने जनकों से, आनुवंशिक रूप से, संस्थान रूप से हूबहू लगता है। इसीलिए ये क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन इससे बच्चा आएगा, इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को आपको देखना है। आसान सब चीज है। उसके बाद एक पुष्प में निषेचन पश्चात परिवर्तन की व्याख्या करे। ऐसे कोई पुष्प है, फूल है, उसमें नर मादा दोनों भाग होता है। जब निषेचन उसमें हो जाता है उसके बाद कौन कौन सी क्रिया उसमें होती है, युग्मनज का निर्माण होता है, उसके बाद अंकुरी पंखुरी उसके झड़ जाते हैं, है ना, अंडाशय से फल बन जाता है, बीजांड परिपक्व बीजांड से बीज बन जाता है। ये सारी क्रियाएं इसमें होती है। तो 3 नंबर में ये लिखना है। मध चक्र और ऋतुस्राव चक्र में अंतर आपको देखना है, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल, है ना, ये आपको देखना है बच्चों। निश्चित रूप से आपको इसी के अंतर्गत को सवाल आएंगे। उसके बाद लैंगिक और लैंगिक में अगर जनन की बात, अंतर की बात करेंगे, आराम से दोनों में अंतर आप 4 अंतर, कम से कम 3 अंतर आप लिख सकते हो 2 नंबर के सवाल में। ठीक है, चलिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर हो गया, मध चक्र ऋतुस्राव चक्र में अंतर हो गया। उसके बाद बीजांड का नामांकित चित्र, बीजांड का नामांकित चित्र आराम से आप बना सकते हैं, है ना। आप लोग बनाए भी होंगे, बहुत सारे बच्चे आराम से, है ना, इस तरह से बनाए होंगे। 7 कोशिका 8 केंद्र की संरचना जो होती है, इस तरह से ये जो है इस ऐसी संरचना आपको बनाना है, नाम दे के साथ बनाना है। ठीक है, तो बीजांड वाला क्वेश्चन वीवीआई है, ये वीवीआई मान लीजिए बच्चों इसको। ठीक है, उसी प्रकार से एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, अर्थात झूठा फल क्यों कहते हैं। एक सेब जो है ना आभासी फल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि क्योंकि सेब जो है ना अंडाशय से नहीं बन के, फूल के अंडाशय को छोड़ के बाद बाकी जो है पुष्पासन से का निर्माण होता है, इससे विकसित होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, झूठा फल बोलते हैं। अंडाशय से जो बनता है उसको सत्य सत्य फल बोलते हैं, है ना, ट्रू फ्रूट बोलते हैं। उसके अलावा जो बाकी भाग से बने उसे हम झूठा फल कहते हैं। ठीक है, आभासी फल कहते हैं। क्लियर हो गई। असंग जनन क्या है? असंग जनन एपोमिक्सी जो होता है बच्चा, ये हुआ वही अलैंगिक जनन का दूसरा नाम है असंग जनन, क्योंकि इसमें संग संग नहीं होता है, अकेले सिंगल बॉडी होता है असंग जनन। तो कोई भी आपको परिभाषा रूप में 2 नंबर के सवाल में आ सकता है। उसके बाद त्रिसंलयन क्या है? त्रिकेंद्र की, इसको बोलते हैं त्रिकेंद्र की। अब त्रिकेंद्र की क्या है? त्रिनिषेचन, 3 बार संलयन जो होता है त्रिसंलयन,
जो आपको एंडोस्पर्म में आप लोग देखे होंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपको आता है, आपको बना लेना है, समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद परागण क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण की परिभाषा देते हुए तो परागण पर परागण इसको करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ टॉपिक कौन कौन देखना है, उस टॉपिक से जरूर सवाल आएगा, ठीक ना। तो आपको थोड़ा इधर आ जाए या इधर आ जाए, उससे संबंधित बातें आएगी इसी टाइप का, ठीक है। तो आगे बात करते हैं परागण, तो परागण आराम कर सकते हो, टाइप लिख सकते हो। उसके बाद किसके द्वारा कौन सा परागण होता है, बस उस टॉपिक को हमें देख लेना, ताकि कोई भी सवाल आए तो हम निश्चित रूप से बना सकते हैं। उसके बाद है रजोनिवृत्ति और रजोदर्शन, ये भी आपको देखने को मिलता है कभी कभी। रजोनिवृत्ति अर्थात रजोनिवृत्ति होता है जो मासिक चक्र जो खत्म हो जाती है 45-50 साल की उम्र में खत्म हो जाती है, और रजोदर्शन जो होता है बालिकाओं में जो पहली बार मासिक धर्म चालू होता है उसको रजोदर्शन बोलते हैं। और जो खत्म होता है रजोनिवृत्ति बोलते हैं। इसकी उम्र है 10 से 11 साल, और इसका है 40 से 50 साल मैक्सिमम, कभी कभी 55 साल 60 साल भी कुछ महिलाओं में देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं विरसन और अंडाशय के दो कार्य। विरसन कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है, ये करना। उसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया पोषण प्रदान करना, सब भी है। और साथ में अंडाशय कार्य क्या होता है, अंड का निर्माण करना, अंडाशय को पोषण प्रदान करना, ठीक है। और पोषण करते हुए उसको अंडोत्सर्जन क्रिया करना, बहुत सारी चीजें हैं। दो मादा का नर, दो विरसन का, दो अंडाशय का, आप आराम से इसका आप कार्य लिख सकते हो, ठीक है। नर जनन या मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र आराम से बना सकते हैं। ये शॉर्ट और लॉन्ग में भी आ सकता है कि नामांकित चित्र बनावे, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। किसका किसका, तो नर जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र का आपको फिगर बनाना है। अगर प्रोसेस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 जो है अंड जनन और शुक्र जनन, पता है स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस, ये लॉन्ग में भी आता है, अक्सर लॉन्ग में आ सकता है। तो लॉन्ग के लिए आप ये समझ लो 13 नंबर क्वेश्चन जो है ना, ये लॉन्ग हो सकता है ना। नर जनन का या मादा जनन का तंत्र का क्या करना है, नामांकित चित्र बनाना है। नामांकित चित्र मतलब होता है नाम भरा हुआ। उसके बाद अंड जनन, जो है ना, अंड जनन जो होता है अंडोत्सर्ग क्रिया, ओजेनेसिस जो होती है, जैसे अंडाणुओं के निर्माण क्रिया को अंडजनन बोलते हैं। अब यहाँ पे और शुक्राणु निर्माण क्रिया को शुक्रजनन बोलते हैं। ये दोनों का लॉन्ग प्रोसेस है। अगर ये वर्णन करने के लिए पूछे लॉन्ग में, आपको पूरा बना देना है, पूरा डिटेल से शुक्राणु कैसे बनाना है। लास्ट में 4 शुक्राणु परसू जो बनता है स्पर्मेटिड्स बनता है, ठीक है, वो वाला बात शुक्राणु में होता है। और ये अंडजन क्रिया होती है अंडाशय से, वो होता है आपको विरसन से, ठीक है। ये दोनों लॉन्ग है, तो इसको आप ध्यान से रखना कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना है आपको कि सटीक से देख लीजिए, हाँ ये सब क्वेश्चन मैं तैयारी किया हूं कि नहीं किया हूं, ठीक है। शुक्राणु का सचित्र वर्णन कर देना है आराम से, है ना, आराम से कर देना है। प्रसव क्या है, प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन जो होते हैं ऑक्सीटोसिन, उसको लिखना है। प्रसव क्या होता है, जीवनक्षम फिटस को मादा शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया जो होती है। जीवनक्षम फिटस, बच्चा पल रहा है ना घर में, उसको जन्म क्या बोलते हैं, फिटस बोलते हैं। तो मैंने कि बच्चे बाद के बच्चे को हम फिटस बोलते हैं, और फिटस जननक्षम अर्थात उसमें जीने की क्षमता अभी मरा हुआ बच्चा नहीं है, वही कहता है जीवनक्षम फिटस को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। और प्रसव को प्रेरित करने वाले जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं ऑक्सीटोसिन। चलिए, हमारे समाज में लड़कियों जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, ये सरासर गलत बात है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, वो तो डिपेंड करता है नर के अर्थात पुरुष के शुक्राणुओं के ऊपर। शुक्राणुओं का जो सूत्र है पाए जाते हैं एक्स वाई, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि संयोग किसका हो रहा है। इसलिए महिला को दोष देना ये एक सरपट गलत बात है, और पुरुष का भी दोष नहीं है, क्योंकि पुरुष को ये पता नहीं है कि उस वक्त जब रिलेशन बना रहे होते हैं तो एक्स जाएगा कि वाई जाएगा, उसे खुद पता भी नहीं है। इसलिए ना पुरुष को दे सकते हैं दोष, ना हम महिला को दे सकते हैं। ये कुछ इंडिविजुअल पावर है, कुछ अदृश्य ताकत है, अर्थात संयोग, ये इसको समझ सकते हैं कि संयोग इत्तेफाक कोऑर्डिनेट्स जो होता है, इत्तेफाक ये है कि किसका कौन सा हो सकता है। इसलिए हर समय क्या होता है 50-50 चांस बनता है हर हमेशा। अगर 5 लड़की हो गई है या 5 लड़का किसी दंपति को हो गया है, तो हर हमेशा अगला बच्चा जो होता है वो 50-50 चांस ही होता है लड़का लड़की होने का। बच्चा ठीक है, ये सब जब लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ। चलिए ये हो गई, के बाद है ये 17 हो गया। 18 क्वेश्चन क्या है, वन्यता से आप क्या समझते हैं।
वंध्यता जो बांझपन होता है वो क्या होता है, अर्थात असुरक्षित यौन संबंध लगातार कर रहा है कोई पति पत्नी, लेकिन फिर भी उसे साल 2 साल 3 साल हो गया लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहा है, वो पता नहीं है ना, मम्मी पापा नहीं बन रहा है, तो उस सिचुएशन को, उस अवस्था को हम वंध्यता का नाम दिया गया है, देते हैं। ठीक है, चलो यौन संचारित रोग, संचारित को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जो यौन संचारित अंग जो होते हैं ना, उससे संबंधित जो बीमारियां होती है, यौन जनन अंग से संबंधित जो बीमारियां होती है उसको हम बोलते हैं एसटीडी, यौन संचारित रोग। जैसे उसमें एड्स हुआ, सिफिलिस हुआ, गोनोरिया हुआ, ये सब है यौन संचारित रोग। इसको निश्चित रूप से देखिएगा। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, सर्वता का चिकित्सीय समापन, अर्थात एबॉर्शन आप सुने होंगे। जो अनचाहे बच्चे को जो हम क्या करते हैं, अनचाहे बच्चे को बर्बाद करते हैं, मार देते हैं, जो गर्भपात करवा देते हैं, वही हुआ एमटीपी। एमटीपी निश्चित रूप से आप इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सब आपको इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं उसको टिक अक्सर ज्यादा डबल मार्क में मार देता हूँ, आप लोग समझिए इसको। उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करोगे, टेस्ट ट्यूब बेबी को हम IVF के नाम से जानते हैं बच्चों, IVF से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम पे। जिन दंपति अर्थात पति पत्नी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाता है, तो साइंस ने तरक्की किया, और तरक्की किया है तो क्या किया है, उसके लिए आ गया है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसे कराने के बहुत सारे हैं। और एक चीज क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका होता है, ये होता है जिप्ट, है ना, जिप्ट हुआ, उसके बाद GIFT गिफ्ट हुआ, है ना, कि जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब डायरेक्टिक, है ना, बच्चे को अंदर क्या कहते हैं, लेबोरेटरी रूम में जो जार है उसमें पात्र निषेचन करवा के डायरेक्टिक जायगोट अवस्था में उसको हम फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं, तो वो जिप्ट होता है। इसका डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ, जिप्ट और गिफ्ट क्या है, ये दोनों भी कर लीजिएगा। में नहीं दिया हुआ है तो ये याद अभी आ गया, आप जिप्ट और गिफ्ट भी कर लीजिए, ZIFT और GIFT। ये हुआ गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब, है ना। अब ये हुआ गेमिटी अवस्था में, अर्थात अंडाणु शुक्राणु है ना, दोनों को क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। अलग अलग जन दात्र, तो क्या कहते हैं, दाता जो का शुक्राणु लिए तो उसको दाता शुक्राणु बोलेंगे, दाता जो दिया हुआ है उससे ले लिए, लेप्रोस्कोप से हम फेलोपियन ट्यूब उसको डाल दिए, अंडाणु को भी डाल दिए, या कोई पहले से एक अंडाणु है तो खाली शुक्राणु डाल दिए, है ना, दाता पुरुष से लेके, और उसको हम फर्टिलाइजेशन क्रिया करवा दिए, है ना। अगर उसके पति में गड़बड़ है तो खाली शुक्राणु को डालेंगे, पत्नी गड़बड़ है तो शुक्राणु पति का जाएगा, लेकिन वो अंडाणु किसी और का डाल दिया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में तैयार करवा के। ये जो डायरेक्ट डेबिट अवस्था में देगा तो उसको गिफ्ट कहेंगे, और जैगोट अवस्था में निषेचन करवा के जैगोट अवस्था में देगा तो गिफ्ट बोलेंगे। ये सब जानकारी मैं आपको दिया था, इसको भी आप नोट कर सकते हो। उसके बाद बच्चा है टेस्ट ट्यूब भी हो गया। क्या स्कूलों में यौन शिक्षा जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है बच्चों, स्कूलों में यौन शिक्षा जरूरी है, इसीलिए क्योंकि बच्चे गलत सही, गलत क्या है, सही क्या है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, ये सारी बातें जो है क्या होगा, ये सारी बातें, है ना, ये जरूरी है, तब जाके बच्चे परिपक्व होते हैं, नहीं तो गलत, है ना, कदम उठा लेते हैं और लेने देने पड़ जाते हैं। इसीलिए सही सही चीज की जानकारी मिले, है ना, परिपक्व हो, है ना, और इसीलिए क्या क्या होता है स्कूलों में 8 क्लास से ही पूर्ण शिक्षा अर्थात सेक्स से संबंध के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारा समाज क्या हो, परिपक्व हो, इस मायने में जानकार हो, और कौन संचारित रोग से एड्स जैसे खतरनाक बीमारी से बच के रहे। मतलब बहुत सारी बातें इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के लिए क्यों चुना? आप अच्छी तरह जानते हो, 10th में भी है और अभी भी है। सफल हुए, प्रयोग के लिए बेहतर था, उसमें 7 विपरीत गुण पाए जाते थे, है ना, जल्दी तैयार हो जाता है, फूल दुलंगी होता है, अगर वगैरह बहुत सारे उसमें कहानी है। उसके बाद मेंडल सफलता क्या कारण था? कारण वही था कि मटर को चुना पहला, तो आसपास मिलने वाला चीज है उसको चुन लिया, सफलता के कारण था। मैथमेटिक ढंग कर्म से उसको आप किया कि ताकि हम दिमाग ओझल पुझल ना हो जाए, मैथमेटिक टर्म से किया, है ना, मतलब मैथमेटिक्स टर्म का प्रयोग किया, इसलिए किया, है ना, आसानी उसको हुआ करने के लिए, ये सब इसके हुए सफलता के कारण हो गए। उसके बाद प्रभाविता और प्रभाविता का नियम है, इसमें अंतर आता है बच्चा, तो डोमिनेंट हुआ और रिसेसिव हुआ। F1 संकर मेंडल के एक संकर क्रॉस का जो एक संकर क्रॉस जो है, लक्षण दिखाई दिया, वो प्रभावी हुआ, और जो लक्षण दुबक के रह गया वो प्रभावी हो गया। F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई दिया प्रभाविता, और जो लक्षण नहीं दिखाई दिया, है ना, वो प्रभाविता। चलिए आगे देखते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक सिंड्रोम है ना, ऐसा एक विकार है, सिंड्रोम है, एक गुणसूत्र के बढ़ जाने से होता है बच्चा। ये
है ना? आपको बताया गया है डाउन सिंड्रोम संख्या 47 इसमें हो जाती है, ठीक है? ये सिंड्रोम है, सिंड्रोम उसको कहते हैं जो यौन ये गुणसूत्र संबंधी समस्या जो किसी इंसानों में हो जाती है ना, उसको हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। चलिए, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? आराम से कर सकते हो, एक्स एक्स और एक्स वाई लेके क्रॉस करके एक्स वाई करके। ये बताया हूँ, इस तरह से जो संयोग होगा वो वैसे होता है आराम से। मानव बारे में पूछ रहा है इसलिए मानव बारे में आपको बढ़िया से बना देना है, ठीक है? उसके बाद उत्परिवर्तन म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन की वजह से ही है ना? देखते हैं ठोर कटा हुआ रहता है, 6 अंगुरी रहता है, डबल मुंडी कभी-कभी हो जाता है, तो ये म्यूटेशन के कारण ही होता है। ह्यूगो ड्यूरिच ने इसकी खोज किए थे, ठीक है ना? और जब भी कोई नए-नए जाति जीव की विकृतियाँ पैदा होती हैं, समझो उसका कहीं न कहीं म्यूटेशन कारण है और म्यूटेशन को बढ़ाने वाले जो कारक होते हैं उसको म्यूटाजेंस बोलते हैं। जैसे मस्टर्ड गैसें हैं, अल्ट्रावायलेट किरण है, ये सब कुछ केमिकल्स भी है, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद हो गई एक संकर का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या करें अर्थात मोनो हाइब्रिड है ना, मोनो हाइब्रिड का यहाँ पर चर्चा कर दोगे तो आप ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बचा आता है, ये वीवीआई है लेकिन लॉन्ग में है। किसमें बचा? ये लॉन्ग में है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दात्र कोशिका रक्तता जिसमें गोल-गोल आरबीसी होता है, लेकिन ये क्या होता है? चाँद तरह बन जाएगा, है ना? चाँद तरह होता है, ऐसा साइज़ उसका बन जाती है ना? इसमें समस्या होती है, इसलिए इसको बोलते हैं दात्र कोशिका रक्तता हो गई, ठीक है? सिकल सेल एनीमिया उसको बोलते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको लिखना है। दात्र कोशिका रक्तता का मतलब होता है सिकल सेल एनीमिया, वही क्वेश्चन है बच्चों, है ना? चलिए, वंशावली विश्लेषण क्या है? उदाहरण सहित व्याख्या करें। ये भी आपको लॉन्ग में आता है, ये वीवीआई है और लॉन्ग में है बच्चों। लॉन्ग शॉर्ट इसमें शामिल कर दिए हैं, ठीक है? वंशावली विश्लेषण क्या है ना? जैसे खानदानी होता है कि दादा परदादा का लिखते हैं ना, वंशावली बनाते हैं जमीन जाल में, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वर्णता को बीमारी है, हेमोफीलिया बीमारी है, किसको होगा, किसको नहीं होगा, किसके हिस्से में कितना जाएगा, होता है ना जमीन वंशावली बना लेते हैं, तो उसी प्रकार से बीमारी कितना ट्रांसफर होगा, उसका आपको वंशावली विश्लेषण से ही क्लियर होता है। एक एक चित्र बनता है, एक है ना, क्या कहते हैं, पिरामिड टाइप का हम बना के हम क्या उसमें एक रंगीन वृत्त है, उसके बाद क्या कहते हैं स्क्वायर बनता है, हाफ बनता है, कोई फुल बनता है, इसका सिंबल है और उसको मैं आपको बताया हूँ, संकेत के रूप में बताया हूँ बढ़िया से, ठीक है? एग्जाम्पल दिया हूँ क्लाइनफेल्टर्स ये सॉरी इसका वर्णता का, हेमोफीलिया का, कैसे-कैसे इसका वंशावली बनता है। पिता ऐसा, माता ऐसा है, दोनों की शादी हो जाएगी तो कैसा संतान होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें उसमें आता है, तो ये आप वंशावली विश्लेषण में आप समझ सकते हो, आपके पास नोट होगा, डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन बताया होगा परीक्षार्थ संकरण क्या है? तो कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस करके हम जाँच करते हैं कि सही में ये सच है या गलत है। एक होता है बैक क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस, लेकिन ये टेस्ट क्रॉस ये वीवीआई होता है बच्चों। ध्यान से अक्सर ये कई बार दिया गया है। डीएनए और आरएनए में अंतर निश्चित रूप से अगर आप 12 से 15 अंतर लिख लोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो 12 से 15 कम से कम अंतर लिखिएगा। हम तो आपको 18-20 लिखा दिए हैं, है ना? आपको कम से कम 15 लिखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है 2 नंबर में तो आप निश्चित रूप से 4 से 5 अंतर लिखते हो काफ़ी हो गया। वाटसन क्रिक का जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन जो दे रहा हूँ ध्यान से समझ लीजिएगा शॉर्ट लॉन्ग दोनों। वाटसन और क्रिक का डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल था। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन की चर्चा मैंने करता हूँ। डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, घुमाव 24 एंगस्ट्रॉम होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 होता है। ये सारी चर्चाएँ 10 से 11 पॉइंट जो है आप आराम से बनाओगे, इस तरह से फिगर बना के, ठीक है ना? इस तरह से बना के, ये लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों अक्सर दिया जाता है, अक्सर दी जाती है तो आप आराम से बना लीजिएगा इसको, ठीक है? ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात है। आनुवंशिक कोड से आप क्या समझते हैं? वही जेनेटिक कोड जो होता है, 64 कोडॉन होता है, जिस 61 बनता है, एक है ना? और 3 का नहीं होता है, तो उसको कहते हैं समापन कोडॉन और जहाँ शुरुआत होती है एयूजी उसको कहते हैं आरंभन कोडॉन। तो आनुवंशिक कूट है, ये परिभाषा आप इसका रखिएगा, 2 नंबर में परिभाषा खाली 2 नंबर में आएगा तो खाली परिभाषा लिखिएगा, ठीक है? चलिए, वो अनुलेखन क्या है? अनुलेखन क्या है? ट्रांसलेशन। अब देखिए, आपको ये से डीएनए से जब हम क्या बनाते हैं? आरएनए बनता है, आरएनए से फिर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। डीएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकते हो। डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनता है। सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। उसी में आपको ये सब चीज़ें सारी परिभाषाएँ मैं 4-5 को लिखाया हूँ। ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसडक्शन का, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन का ये सारी चीज़ लिखाए हुए आप उसको देख लीजिएगा परिभाषा है इसका, ठीक है? सेंट्रल डोग्मा उसी में बता दिए। मानव जीनोम परियोजना को
महापरियोजना क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खर्च है। मैंने आपको बताया था कि इसमें अमेरिका ने शुरुआत किया था, साथ-साथ में बहुत सारे देश उसका हेल्प किया और हम मिलियन, बिलियन, बिलियन रुपया खर्च हुआ और सारी दुनिया इसमें लगा, बड़े पैमाने पे हुआ था, इसीलिए इसको हम महापरियोजना कहते हैं। इसका उद्देश्य भी है, विशेषता भी है, सब आपको बताया दिया गया है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, है ना? और डीएनए अंगुली छापी भी होता है ना? एक सिंबल बनता है कि हाँ, चोर कौन है, अपराधी कौन है, पकड़ में आ जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट से भी आपको यही होता है विशेषता, है ना? कि सही-गलत का परिचय होता है और किसकी प्रोसेस है, साउथर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से हम इसको क्या करते हैं, पकड़ में लाते हैं और प्रोसेस करके इसको जानते हैं, सही करते हैं और चेक करते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह सब निकलता है ना, उसी प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंट जो है एक्स-रे प्लेट पर आ जाता है। इसकी प्रोसेस है, इसमें 2 नंबर भी और लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, इसको देखिएगा। अब एक और भी लॉन्ग है, शॉर्ट दोनों। ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों है ना? ये वीवीआई है बच्चों, ये लॉन्ग भी बनता है कि प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का कोशिश करें। प्रजाति जो नई-नई जाति का निर्माण जो होता है डार्विन, डार्विन वाला जो है ना, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है ना? प्रजाति का। अगर 2 नंबर में पूछता है, खाली छोटा-सा परिभाषा देना है, अगर बड़ा रहेगा तो मैं आपको ये लिखाया हूँ, इसको आप देख सकते हो, ठीक है? या आपको मिल भी जाएगा इसका नोट्स, तो आप निश्चित रूप से इसको देखना है। अनुकूली विकिरण, अब अनुकूली विकिरण जो है, ये भी डार्विन से ही संबंधित है। जब वो समुद्र यात्रा पर कर रहे थे, तो वहाँ पे रास्ते में से बहुत सारे भेड़िया वगैरह सब, मार्सुपियल वगैरह सब जो भेड़िया मिला था ना, अनुकूली विकिरण वही उसी से संबंधित चीज़ें हैं कि, है ना? अनुकूल विकिरण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर बताइएगा, वहीं पे आपको देना है अनुकूल विकिरण की परिभाषा। संयोजक कड़ी क्या होता है? अब अगला जो है, अगला अध्याय का जो होगा, संयोजक कड़ी क्या है? संयोजक कड़ी होता है 2 जीवों को जोड़ने वाला संयोजक, जोड़ कनेक्टिव कनेक्टिव है, जो लिंक है, वो जोड़ने वाला, है ना? जैसे यहाँ पे पेरिपेटस है, एनिडा वाला, है ना? पेरिपेटस एक जीव है जिसमें एनिडा, आर्थ्रोपोडा दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है? दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, तो वही संयोजक कड़ी है। उसके बाद समजात एवं असमजात अंग क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये है। समजात असमजात अंग क्या है? इसके लक्षण दी जाती है कि समजात माने एक जैसा अंग, असमजात जो अलग-अलग डिफरेंट है। दोनों को परिभाषा लिखते हुए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंटीबॉडी और एंटीजन में अंतर आराम से कर लीजिएगा, आराम कर लीजिएगा, है ना? उसके बाद एड्स और कैंसर के कारण, अब 2 बीमारियाँ, ऐसे तो एलर्जी है, मलेरिया है, एड्स और कैंसर है, ठीक है? ऐसे तो मैं बताता हूँ बहुत सारी बीमारी का, लेकिन आप जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसमें से कर रहा हूँ। एक और जो ना, रेबीज को देख लीजिएगा। रेबीज देखना है बच्चों, रेबीज, है ना? रेबीज जो कुत्ता, गर्म गर्म खून वाले जानवर, भेड़िया, कुत्ता सब बिल्ली काटता है ना, उसमें रेबीज वायरस होता है। तो रेबीज को पढ़ना है, उसके कारण, लक्षण और बचाव पढ़ना है। मुख्य रूप से लॉन्ग में आपको कैंसर और एड्स वाला आएगा, एगो मलेरिया वाला, ठीक है ना? ये सब कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाएगा, तो कैसे जांच करते हैं, है ना? टेस्ट करना, जांच करना, कारण, बचाव, रोकथाम, ये सब किसके कारण होता है, जानकारी आपको मिलेगी। इसका डिटेल्स मैं आपको बताया हूँ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और है, बस ज़्यादा नहीं है। तो मलेरिया के कारण, लक्षण और रोकथाम, ये भी लॉन्ग में आपको बनेगा। लॉन्ग बनेगा बच्चों। अल्कोहल कुप्रभाव, अल्कोहल कुप्रभाव अर्थात दारू पीने से, शराब पीने से क्या-क्या हानियाँ होती है, उसका प्रभाव को आराम से तुम लिख सकते हो। मैं लेक्चर कई बार देख चुका हूँ। उत्तक संवर्धन क्या होता है? टिश्यू कल्चर क्या होता है? ये एक होता है ऐसा, जैसे एक प्रजनन का एक तरीका होता है, कम समय में अधिक से अधिक फसल पैदावार होता है, ठीक ना? हम क्या कहते हैं, एक कल्चर मीडियम होता है, फूल तैयार होता है, उसमें हम कम समय में अधिक पैदावार करते हैं, उसमें उत्पन्न करके सूक्ष्म प्रजनन रूप में, है ना? माइक्रो प्रोपेगेशन जिस प्रकार होता है ना, उसी प्रकार से टिश्यू कल्चर होता है, कैसे हम उसमें रखते हैं, ठीक है ना? छोटा-सा फिर भ्रूण बनता है, फिर प्लांटलेट बनता है, ये सब आपको दिया गया है इसके विधि को। तो ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आता है बच्चा, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। तो ज़्यादातर क्या आता है, शॉर्ट आता है ये। पशु प्रजनन क्या है? पशु प्रजनन क्या है? इसको परिभाषा देख लेना है आपको। एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी आई है बच्चों, इसको देख लेना है आपको, ठीक है? धान, गेहूँ, मक्का के 2-2 किस्मों के नाम लिखना है ना? पद्मा है, कल्याण सोना है, ये सब अलग-अलग जो एक हाइब्रिड है ना, जो अच्छे-अच्छे नस्ल के हैं होते हैं, 2-2 किस्म को दिमाग में रखोगे, 3-3 कर लेना, 4-4 कर लेना, अगर आएगा तो लिखना है, ठीक है ना? तो मैं बता रहा हूँ कि बस मिस्टेक नहीं करना है, इतना सा कर लीजिए,
बहुत सारे बच्चे ने किया होगा, लेकिन अगर कुछ बाय द वे कमी है तो आप इस समय है, आप कर लो। उसके बाद यहाँ पे मानव कल्याण के लिए सुखजीव की भूमिका पर प्रकाश डालें। मान्याम ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना? कि मानव कल्याण, मानव की मानव के हेल्प के लिए, सहायता के लिए शिव ने क्या योगदान दिया है, उस पे वर्णन करना है। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में एंटीबायोटिक का प्रयोग बैक्टीरिया से होता है। पहला पल जो हुआ था वो तो हुआ था कवक से, लेकिन अब आजकल इतना एंटीबायोटिक बनता है, सब किससे बनता है? बैक्टीरिया से बनता है। किससे बनता है? बैक्टीरिया से बनता है। ठीक है, एक तो औद्योगिक क्षेत्र में हो गया। घरेलू क्षेत्र में हुआ, पनीर हुआ, पनीर बना, है ना, छाछ बना, चोखवट बना, दही बना, ये सब किससे बनता है? ये सब आपको बैक्टीरिया से, है ना, सूक्ष्म जीवों से तैयार होता है। इसीलिए, है ना, आप मानव कल्याण के लिए सूक्ष्मजीव का घरेलू उत्पाद के रूप में है, और क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी है, और कृषि क्षेत्र में है। राइजोबियम जो कीड़ा है, राइजोबियम जो बीजाणु है, उससे दलहन दलहन पौधे के फसल ज्यादा बढ़ता है। ये सारी चीजें अलग अलग कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, और क्या कहते हैं, घरेलू घरेलू उद्योग में, हर क्षेत्र में चर्चा करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। बायोगैस संयंत्र, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। बायोगैस संयंत्र बनाना है, फिगर के साथ बनाना है, और कैसे तैयार होता है वो प्रोसेस को लिखना है। प्रतिबंधन एंजाइम, ये 2 नंबर क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रतिबंधन एंजाइम ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए होता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। पीसीआर पर टिप्पणी लिखो, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है शॉर्ट लिखने के लिए, है ना, शॉर्ट लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, लेकिन ए और बी करके दिया रहेगा, चारों दिया रहेगा, कहेगा दो का, आप इसका वर्णन करिए, शॉर्ट में वर्णन करिए। आपका आता है पीसीआर, ये एक प्रोसेस है, जांच करने का विधि है। चलो आगे, प्लाज्मिड पीबीआर 322, पीबीआर ये बी तो बड़ा है दोनों, है ना। पीबीआर 322 क्या है? ये प्लाज्मिड है बच्चा, और ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको अपने रूप से कर लीजिएगा, आपको लिखा दिया गया है। बीटी कॉटन, ये तो काफी बहुत फेमस ये भी बच्चा है, बीटी क्वेश्चन है। बीटी मतलब होता है ना, बेसिलस थुएजिएंसिस, बेसिलस थुएजिएंसिस बैक्टीरियम, बैक्टीरियम थुएजिएंसिस, एक जीव विष है, जिसको इसमें डाल देने से, है ना, तो जिसमें आप डाल दोगे ना, वो फसल काफी अच्छा पैदावार होगा, है ना, कि उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, और फसल अच्छा पैदावार होगा। तो बीटी टोमेटो, बीटी पोटेटो, बीटी, है ना, आप पेडी, बहुत सारा इसमें बीटी बीटी सब वर्ड लग गया है। ठीक ना, बड़ा फेमस है ये। क्राई प्रोटीन क्या है? क्राई प्रोटीन क्या है? एक जीन का नाम बच्चों, ये जीन का नाम है क्राई प्रोटीन, है ना, इसको आप निश्चित रूप से करिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारा चीज है। और पारिव जंतु क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, तो उसको हम उसके जीन में तब्दीली करके उसको नया बना लेते हैं, नई जाति का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, बस इसमें उतना क्वेश्चन नहीं है, एबीसी किया हुआ अंतर वाला चीजें हैं। मानव कल्याण के लिए सूर्य की भूमिका, ये तो क्वेश्चन पहले बता दिए, क्वेश्चन कट जाएगा। पावर क्वेश्चन पहले बच का, बायोगैस पहले हम बता चुके हैं, है ना। आप देखिए, ये सब बता दिया गया है, ये सब बता दिया गया है। वाहित मल सब क्या समझते हैं? ये 2 नंबर क्वेश्चन में आएगा। वाहित मल क्या होता है कि जितने भी कल कारखाने अपशिष्ट पदार्थ है, उसको शुद्ध करके नदी तालाब में भेजना ही, है ना, वाहित मल उपचार कहलाता है। ठीक है, अब है वाहित मल, वो उसको उपचार करेंगे तो हम, तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक है, उसका उपचार का तंत्र है। वाहित मल वही हो गया जो घरों में, कारखानों में गंदगी जो होती है ना। चलो, प्रतिबंधन एंजाइम साहब क्या समझते हैं, इसको बता दिया गया, यानी हाँ, काटने के लिए। ये तो क्वेश्चन नहीं किया, ये भी हो ये गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया है, डिकोडन हो गया, क्रायोप्रोटीन हो गया, जमदर मृत्यु हो गया। अच्छा, यहाँ से चलो, यहाँ से है ये क्रायोप्रोटीन, ये 60 तो मैं पहले बता चुका हूँ, डबल बार हो गया, ठीक ना, ये तो बता चुका हूँ पहले। ठीक है, अब यहाँ देखना है, जन्म दर मृत्यु दर में अंतर करना है। मृत्यु दर, मृत्यु गलत लिखा हुआ है, जन्म दर, फर्टिलिटी, और, है ना, ये आपको करना है निश्चित रूप से। ये जन्म दर और मृत्यु दर में ये निश्चित से अंतर देखने को मिलता है, तो ये वीवीआई में कर दिया, इसको ध्यान देखना। ठीक है, ये मॉडल पर प्रकाश डालें, ये भी देख सकते हैं, एनपीबी देख सकते हैं। उसके बाद उत्पादकता से क्या समझते हैं, ये भी चांस आने का है। ऊर्जा प्रभाव से आप क्या समझते हैं, ये भी चांस बनता है। और अंतर में आपको आता है चरण खाद्य श्रृंखला या अपवर्तन खाद्य श्रृंखला, ये अंतर है, चाहे उत्पादन एवं अपघटन में अंतर होगा। ऊर्ध्ववर्ती एवं अधोवर्ती पिरामिड जो होता है, उल्टा और सीधा जो होता है, वो हो सकता है। ठीक है ना, इसके अलावे, इसके अलावे जो होता है, ये तो एक्स्ट्रा हो गया कुछ चीजें, है ना। अब यहाँ पे ये हो गया, अब आगे जो बात करते हैं यहाँ पर, बस थोड़ा सा यही है कि ये तो अंतर देख लिया, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल,
खाद्य श्रृंखला क्या हुआ, एक दूसरे जो खाता है, और खाद्य श्रृंखला क्या हुआ, ये नहीं मिलता, दूसरे से दूसरे खा लेता है। लीटर और प्रोडक्ट में अंतर है, और प्राथमिक द्वितीयक उत्पादकता में ये अंतर, मुख्य रूप से ये अंतर करना है तुमको। पवित्र उपवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा जंगल जो काटने के लिए मनाही होता है, कभी कोई कुछ नहीं काटता है। रेड डाटा बुक वीबीआई, मोस्ट वीबीआई है, मोस्ट वीबीआई है। एरोसेल को देख लीजिएगा, कहीं कहीं पूछा जाता है। कृतनाशी क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और इसके अलावा ये बच्चा है, कुछ कुछ क्वेश्चन और देता हूँ बस चलते चलते, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि ताजमहल की सुंदरता क्यों घटती जा रही है, पर सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, जो बोल रहा हूँ वह भी क्वेश्चन आ सकता है। ताजमहल की सुंदरता घटती जा रही है क्यों, क्योंकि अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, उसके बाद ओजोन, ओजोन ओजोन परत के बारे में लिखना है। ओजोन परत क्या है, ओजोन छिद्र क्या होता है, ओजोन परत नहीं, ओजोन छिद्र क्या है, ओजोन छिद्र क्या है, तो करना है। उसके बाद आपको हुआ हरित क्रांति, हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति क्या है ये लिखना है। उसके बाद आपको, हाँ, बायो, ये जैव डकैती, जैव डकैती क्या है, क्या किसे कहते हैं, जैव डकैती हुआ। जैव एकाधिकार, जैव एकाधिकार, ये दोनों क्वेश्चन में देख लेना है, मिस नहीं करना है। हरित क्रांति, जैव डकैती हो गया, जैव एकाधिकार हो गया। उसके बाद हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव, है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के बाद बात करते हैं, लास्ट में एक चीज क्वेश्चन दे रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग, ये इतने सारे क्वेश्चन अगर कर लेते हो, आपका जो शॉर्ट में 10 क्वेश्चन बनाना है, ये मुश्किल नहीं, आराम से आपको 15 मिल जाएगा, ठीक है ना। 10 से बनाना है, निश्चित रूप से इतने क्वेश्चन में छठैया आराम से कर सकते हैं, किसी भी तरह आप आराम से कर लोगे, ठीक है। ये हुआ बच्चा आपका बायोलॉजी का जो है शॉर्ट, साथ ही साथ लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग इसी से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप आराम से इसको निश्चित रूप से देखिएगा, एग्जाम जब दे के आइएगा तो मिलाइएगा जरूर, जरूर कि हाँ, ये सारे जो क्वेश्चन मैं दिया हूँ, कितने सारे क्वेश्चंस हैं, जितना आपको चाहिए था उसमें से ये है कि नहीं, उस टॉपिक से संबंधित है कि नहीं है, ये निश्चित रूप से देख लीजिएगा बच्चों। उसके बाद विशेष के लिए किसी को दिक्कत हो तो आप जरूर हमें कमेंट्स करिए, बताइए, और उसकी आंसर अगर आवश्यकता पड़े मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, ओके बच्चों, बाय बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों सबको, ठीक है।